Hello, students. I welcome you all in your own channel, whose name is Achievers Classes। और शुरू करते हैं हमारे टैग लाइन के साथ। हमारा टैग लाइन है बिलीव टू अचीव। और शुरू करेंगे आज हम लोग चैप्टर 4 साइंस के क्लास 9 का। ठीक है, आई होप आप लोग लास्ट जितने भी वीडियोस आए हैं देख लिए होंगे और शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर। केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है वो है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। क्वेश्चन के थ्रू ही आपको जो है सारी चीज़ें समझाने का हम कोशिश करेंगे। ये रिवीजन वीडियो है इसलिए थोड़ा सा फास्ट होगा, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए। ठीक है, जो भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, परमाणु किन कणों से मिला होता है। ध्यान से समझिए, पिछले दिन हम लोग ये समझे थे कि जो पदार्थ होती है, जब कोई पदार्थ टूटता है तो वो बनाता है एटम, सबसे छोटा हिस्सा होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। ठीक है, जो पहला कण होता है, जनरली जो कण सबसे बाहर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो होता है प्रोटॉन, और उसके बाद जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। तो ये 3 प्रकार के कण जो होते हैं वो परमाणु में पाए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? आंसर है ऑफ विच पार्टिकल्स इज द एटम मेड। एटम कौन कौन से पार्टिकल से बनता है, परमाणु किन किन कणों से बनता है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन सही होगा, इलेक्ट्रॉन सही होगा, न्यूट्रॉन भी सही होगा। तो 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु की आकृति कैसी है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो परमाणु है उसकी प्रकृति कैसी है। सॉरी, आकृति बोल दिए, प्रकृति कैसी है। देखिए, जब भी परमाणु का प्रकृति का बात किया जाए तो आपको एक चीज समझना है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, एक होता है प्रोटॉन, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज धनावेश, और एक होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चार्ज होता है। तो अगर आप यहाँ देखो तो न्यूट्रॉन तो पहले से ही उदासीन है, ये पहले से ही न्यूट्रल है। इसके अलावा आपको ये समझना है कि एक परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब ये दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि परमाणु के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना प्लस है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हम जो है इस टर्म को न्यूट्रल कंसिडर कर सकते हैं, उदासीन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये समझ में आया हमें कि जो परमाणु है उसकी प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना होता है। अब ध्यान से सुनो, जो प्रोटॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन जो होता है ये लाइट वेटेड होता है, ये बहुत हल्का होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो होता है ये हैवी होता है, और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, नाभिक में प्रेजेंट होता है। किसी भी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना होता है। हाउ मेनी टाइम्स इज द मास ऑफ प्रोटॉन इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से कितना होता है। तो याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का है, तो प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होता है। ये आपको याद रखना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स हैवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। अभी बताया गया है इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1932 में जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और अपरमाणु कण की खोज की थी। वह परमाणु की कण कौन सी है। तो हमें ध्यान से समझना है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो है थॉमसन खोजे थे, जो प्रोटॉन है उसको ई गोल्डस्टीन खोजे थे। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन है उसको जेम्स चैडविक खोजे थे। ठीक है, तो अभी आगे शायद क्वेश्चन आगे आएगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो ये 3 याद रखेंगे, है ना, प्रोटॉन का ई गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का है आपका जेम्स चैडविक, और इसका इलेक्ट्रॉन का जो है जे थॉमसन। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, और परमाणु का पहला मॉडल भी थॉमसन ने ही दिया था। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों के क्या बराबर होते हैं।
ठीक है। इस चैप्टर में 2 टर्म आपको पढ़ना होता है, डिटेल में आपको पढ़ाया गया था। एक टर्म होता है, ठीक है, यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। एक जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक को हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। मतलब ये है कि जब किसी तत्व का, किसी एलिमेंट का 2 परमाणु ऐसा हो जाए कि उसका जो है परमाणु संख्या बराबर हो जाए, एटॉमिक नंबर बराबर हो जाए, लेकिन जो मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है, वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग हो जाए, तो उस केस में इन दोनों परमाणुओं को हम कहते हैं समस्थानिक। मतलब एक ही तत्व के 2 परमाणुओं में अलग अलग प्रकार का गुण पाया गया, परमाणु संख्या बराबर हो गया और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। जनरली हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, ठीक है, जिसमें हमको ये देखने को मिलता है कि इस तरह से लिखा जाता है 1H, 3 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। नीचे जो है हम लिखते हैं परमाणु संख्या को, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या को 1 2 3। तो हमारा जो प्रोटियम होता है उसका परमाणु संख्या 1 होता है, ड्यूट्रियम जो होता है उसका भी 1 होता है, ट्राइटियम जो होता है उसका भी 1 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग अलग होता है, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा आइसोबार है, समस्थानिक है, उसमें क्या बराबर होता है। तो याद रखना है उसमें जो है परमाणु संख्या बराबर होता है, ठीक है। आगे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि आइसोटॉप्स का क्या बराबर होता है, एटॉमिक नंबर्स जो होता है आइसोटॉप्स में वो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। परमाणु के केंद्र की खोज किसने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि थॉमसन ने जब सबसे पहला मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें बोला कि परमाणु एक प्लम पुडिंग के जैसा होता है, जिसमें जो है आपका इस तरह से एक तरबूज जैसा परमाणु का मॉडल माना गया, जिसमें ये नेगेटिव चार्ज जो होता है इस तरह से एम्बेडेड होते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसके चारों तरफ ऐसे जैसे पल्प होता है, ठीक है, वाटरमेलन का, उस तरह से फैले होते हैं। तो उसके बाद परमाणु के केंद्र की खोज की गई थी, जिसे रदरफोर्ड ने, ठीक है, खोजा था, ठीक। उन्होंने क्या किया था कि एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसके द्वारा जो है खोज हुआ था नाभिक का, ठीक। तो यहाँ पे बोला परमाणु के केंद्र की खोज किसने की, तो ये होगा रदरफोर्ड। न्यूक्लियस ऑफ एटम किसने ढूंढा है, रदरफोर्ड ने ढूंढा है, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी बातें भी बताई कि एटम का सबसे ज़्यादा जो मास होता है, सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे और उसके बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूजन दिया था। नेक्स्ट आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश होता है। तो याद रखना है जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे जनरली जो होता है प्लस का आवेश होता है, ठीक है। अब प्लस का आवेश होता है तो कितना प्लस होता है, तो जनरली किसी भी प्रोटॉन में 1 प्लस होता है, मतलब 1 इकाई का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो उसमें भी जो होता है 1 इकाई का आवेश होता है, लेकिन ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका क्या होगा आंसर, 8 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट जो है वो करेक्ट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब एक ऐसा तत्व बताइए जिसका समस्थानिक, जिसके आइसोटॉप का यूज जो होता है वो हम लोग फ्यूल के तौर पे करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखना है जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का इस्तेमाल जो होता है ये फ्यूल के तौर पे किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा तत्व होता है जिसके पास अलग टाइप्स के पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, ठीक है, और इसको जो है हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वेट 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋणावेशित कण को क्या कहा जाता है। आप जानते हो ऋणावेशित कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लोरीन के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको ये समझना है कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो तत्व दिया होगा उसका परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परमाणु संख्या कैसे पता होना चाहिए, अभी पूरे वीडियो में सारे तत्वों का परमाणु संख्या बताते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी तत्व के परमाणु संख्या का बात किया जाए तो आपको ये समझना है कि जो क्लोरीन होता है,
क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। ठीक है, हमसे बोला गया है कि जो क्लोरीन है इसके आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु संख्या किस चीज को दिखाता है, आप इसको समझिए। जब भी आपको परमाणु संख्या बोला जाएगा तो ये हमेशा प्रोटॉन को दिखाता है। ठीक है, और एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं। इन 17 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कक्षों में बांटा जाएगा ये समझते हैं। अगर हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लोरीन के स्ट्रक्चर में बीच में नाभिक होगा और फिर एक कक्षा आएगी। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद फिर एक कक्षा आएगी जिसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और उसके बाद आखिरी कक्षा आएगी जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आपको हम ये बताए होंगे कि जनरली क्या होता है कि जब भी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाता है तो वो जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने लगता है। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आखिरी कक्षा में कितने तत्व हैं? 7 तत्व हैं। ठीक है, और आखिरी कक्षा में तत्व बोल रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको दिखाई देता होगा आखिरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। आपको इस आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 8 बनाना है। तो बताइए आपको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? आपको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। इसका मतलब इसका संयोजकता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और जैसे ही यहाँ 8 हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे अष्टक, ऑक्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस तरह का पूछा जाएगा संयोजकता तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पे जाइए और देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो सीधा सीधा आपको ये पता करना है कि 8 कंप्लीट करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, तो 2 संयोजकता हो गया। मान लीजिए बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए संयोजकता कंप्लीट करने के लिए, तो 3 संयोजकता हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हो जाएगा संयोजकता, मतलब इस तत्व को, इस एलिमेंट को 1 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे। परमाणु की प्रकृति कैसी है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, उदासीन होती है। 12 नंबर का सिंपल क्वेश्चन था। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ फिर से आ गया। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए बोला गया है सोडियम परमाणु की परमाणु संख्या 11 है, इसके m कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए जो पहली कक्षा होती है किसी भी परमाणु की वो होती है कक्षा K, दूसरी कक्षा को हम बोलते हैं L, तीसरी कक्षा को बोलते हैं M, फिर होता है N। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो पहली कक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरी कक्षा जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तीसरी कक्षा अगर हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि अगर वो कक्षा बढ़ जाए तो मैक्सिमम हम 18 इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। और एन कक्षा अगर हम देखें तो एन कक्षा में जो है हम लोग 32 इलेक्ट्रॉन रख पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें पता कैसे चल रही है? एक फॉर्मूला होता है बोरबरी के नियम से 2n²। इस 2n² फॉर्मूला की मदद से जो है आप पता कर सकते हो के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, एन में कितने होंगे। कक्षा के पहली कक्षा है, एन का वैल्यू 1 बैठाइए, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। एल जो है ये दूसरी कक्षा है, एन का वैल्यू 2 बैठाइए तो आपको जो है यहाँ 8 मिलेगा। फिर उसके बाद एम जो है तीसरी कक्षा है, फिर यहाँ 3 बैठाइए तो आपको यहाँ 18 मिलेगा। और एन जो है वो चौथी कक्षा है, 4 बैठाओगे तो यहाँ 32 मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कक्षा के हिसाब से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि परमाणु संख्या 11 है, कक्षा एम के बारे में बताना है। देखिए सबसे पहले आप जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? आपके पास जितना परमाणु है, मतलब परमाणु संख्या जो दिया गया है उसको पहले लाइए। आपके पास 11 परमाणु संख्या, मतलब कि इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा में रखेंगे, तो आपके पास अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब 9 इलेक्ट्रॉन में से दूसरी कक्षा में 8 रख देंगे, मतलब आपको मैक्सिमम रखना है। पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। क्या 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है? हाँ, 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, रख देंगे। अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन बचा है आपके पास। सेकंड कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। आपने 9 में से 8 इलेक्ट्रॉन निकाल के सेकंड कक्षा में रख दिया, और तीसरी कक्षा में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो ये कक्षा K है, ये कक्षा L है, और ये क्या है? M।
तो इसका मतलब m जो है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 13 का सी नंबर, जो सेल m है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे है परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ होता है। ये पूछा गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। परमाणु के अंदर विभिन्न कक्षाओं में, मतलब कि ऑर्बिट्स में, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के ठीक बीच में, कहीं भी नहीं। तो आपको अभी हम स्ट्रक्चर बताएं, बीच में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, उसके बाद यहाँ कक्षा बने होते हैं और इस कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, विभिन्न कक्षाओं में, ए नंबर, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। नेक्स्ट चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए सोडियम को अगर हम ले, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जब कक्षों में वितरण करेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1। तो ये जो आखिरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन है इसको हम क्या बोलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है इसको। इसके अलावा इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोनों में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैंसर रोग के उपचार में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। मतलब जो कैंसर रोग है उसके उपचार में कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल आपको याद रखना है कि जो कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है कैंसर रोग के उपचार में, उसके समस्थानिक का। नेक्स्ट उसके बाद है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। देखिए रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण, ठीक है, ये देखो लिखा भी है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो है उन्होंने परमाणु के केंद्रक की खोज की थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी। तो 17 का आंसर क्या होगा, ए नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है C14 तत्व की परमाणु संख्या क्या है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक तत्व लिखे C, नीचे लिखा हुआ है 6, ऊपर लिखा हुआ है 14। आपको ये समझना है, ये जो नीचे है ये है परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर है जिसको हम जनरली जेड से भी दिखाते हैं, ये है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई, 6। और ये जो ऊपर लिखा है ये है द्रव्यमान संख्या जो है 14। ठीक है, तो याद रखना है कार्बन की तत्व की परमाणु संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 6। आप देख करके बता सकते हो, नीचे वाला देखिए 6। फिर उसके बाद देखिए, तत्व हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या 1 होता है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 1। ठीक है, इसके अलावा जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1। लेकिन इसका कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि 19 नंबर जो आंसर है, 19 का ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो और प्रोटॉन की संख्या भी 8 हो तो परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दे दी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया गया है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी दिया गया है 8। तो हमसे ये बोला गया है परमाणु संख्या क्या होगी। अब जानते हो जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। तो प्रोटॉन 8 है, इसका मतलब परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हो 1H1, ये हम थोड़ा देर पहले बताए थे, प्रोटियम है ना, ट्यूट्रियम और ट्राइट्रियम जो है तीनों किस तत्व के समस्थानिक है। ये तीनों का नाम हम बता चुके हैं पहले ही, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, तो 21 का ए नंबर जो है वो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता क्या होगी। देखिए ध्यान से समझेंगे, ऑक्सीजन के पास 8 परमाणु संख्या है इसका। अगर 8 परमाणु संख्या है मतलब प्रोटॉन 8 है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। अब हम इस 8 इलेक्ट्रॉन को कक्षों में वितरित करेंगे। कैसे वितरित करेंगे समझते हैं।
अगर हम ऑक्सीजन का नाभिक बीच में ले लें तो पहला जो कक्ष होगा वहाँ पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम खर्च कर चुके हैं, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा है जो कि इस दूसरी कक्षा में रहेगा। अब हुआ ये कि हमसे पूछा गया है इसकी संयोजकता क्या है। संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमेशा आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं, चले गए। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से बड़ा है, और जब भी 4 से बड़ा है तो इसका मतलब हम क्या करते हैं कि हमको ये देखना होता है कि इस कक्षा में, अगर हम आखिरी कक्षा को देख रहे हैं, इसमें अगर हमको 8 इलेक्ट्रॉन बनाना होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, हमको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। तो इसका मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए 8 बनाने के लिए, वही जो है आपको संयोजकता देगा, वही वैलेंसी देगा। तो इसका मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, हेंस वैलेंसी विल बी 2। इसीलिए जो वैलेंसी हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 2, संयोजकता हो जाएगा 2। आखिरी कक्षा में जाइए, आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन देखिए और देखिए 4 से अगर बड़ा है तो ये कंडीशन लगाइए कि देखिए 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वही संयोजकता बन जाएगा। ठीक है, 4 से कम होने पे क्या करेगा, क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, परमाणुओं के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को वितरण के लिए प्रस्तुत किए गए नियम को किस नाम से जाना जाता है। देखिए हमको अभी आप एक नियम देखोगे KLMN हम बताएं, उसमें हम एक फॉर्मूला बताएं 2n², जो कि ये बताता है किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो ये नियम जो है ये बोर बरी ने दिया था, बोर बरी स्कीम बोलते हैं इसको। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए नंबर, बोर बरी स्कीम। अब चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। समस्थानिक जो होता है उसमें आपको ये पता है कि जो परमाणु संख्या होता है वो सेम होता है। अगर परमाणु संख्या सेम है मतलब कि प्रोटॉन का संख्या सभी में सेम होगा, है ना। लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगा वो अलग अलग होगा। अब द्रव्यमान संख्या क्या होता है, सुनो, किसी भी परमाणु में, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है टोटल, उसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मास नंबर, रुको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मास नंबर। ठीक है, तो उसको जो है हम मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में जुड़ता है तो वो कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट और इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया है कि समस्थानिक में कौन सा चीज अलग होता है। तो देखिए हमें ये पता है कि जो द्रव्यमान संख्या होता है वो समस्थानिक में अलग होता है। अलग होने का कारण क्या है, आपको तो पता है, प्रोटॉन यहाँ जितना होगा प्रोटॉन यहाँ भी उतना ही होगा। तो अलग कर कौन रहा है, अलग कर रहा है न्यूट्रॉन। तो इतना याद रखेंगे कि किसी भी समस्थानिक में जब भी आप देखोगे तो जो डिफरेंस क्रिएट करने का काम कर रहा है वो कर रहा है न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यही लिखा है कि आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन, एक एलिमेंट का आइसोटॉप क्या कंटेन करता है, एक एलिमेंट का जो आइसोटॉप होता है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। इसी कारण से द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं, Cl और यहाँ लिखा है माइनस। जब भी माइनस का चिन्ह लगा होगा तो आपको समझना है इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया है। अब एक बात बताओ, क्लोरीन के पास जनरली कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। और एक माइनस आने पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो टोटल अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। अगर हम इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा के इस तरह से पूछे Cl2 माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो जनरली 17 इलेक्ट्रॉन होता है, बट यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ प्लस चार्ज डेवलप, जनरली क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज ही डेवलप करता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ताकत रखता है, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 19। नेक्स्ट है
परमाणु के बाहरी भाग में कौन से कण पाए जाते हैं? तो हम ये देख पाए कि जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो बीच में होते हैं, प्रोटॉन भी बीच में नाभिक में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के बाहरी भाग में पाया जाता है। तो 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 का सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल किसने दिया था? जो पहला मॉडल है वो जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन ने जो है वो पहला मॉडल दिया था परमाणु का। नेक्स्ट है हमारा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए प्रयोग किया, उस प्रयोग में उन्होंने किस पन्नी का प्रयोग किया था या किसका प्रयोग किया था? तो आपको याद रखना है कि जनरली जो है रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का प्रयोग जो है उस एक्सपेरिमेंट में किया था। ठीक है, रदरफोर्ड यूज्ड गोल्ड फॉइल फॉर दैट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्होंने कोशिश किया कि एक ऐसा फॉइल के यूज़ करेंगे जो कि लगभग इतना पतला हो कि उससे पतला और कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने एटॉमिक लेवल पे, परमाणु के लेवल पे करने की कोशिश की थी, इसीलिए सोने की पन्नी का चुनाव उन्होंने किया था। 28 का बी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे 29 नंबर, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर कैसे कणों को टकराया? तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का नाम ही होता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो जो कि हीलियम के कण होते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो याद रखेंगे जो बी नंबर है 29 का सही आंसर होगा बी नंबर, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने स्कैटर कराया था। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ भी गया, अल्फा कण कैसे होते हैं? द्विआवेशित हीलियम, याद रखेंगे अल्फा कण जो होते हैं उसमें द्विआवेशित हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसमें 2 का आवेश में हीलियम को रख के ये प्रयोग कराया जाता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा नहीं सकते, हीलियम का इलेक्ट्रॉन जनरली फेल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यूज करके द्विआवेशित हीलियम का यूज करते हैं। आपको क्लास में मेरे नोट्स में बताया गया होगा कि द्विआवेशित हीलियम का क्या सूत्र है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, 30 नंबर हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31, अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में कैसे होते हैं? 31 नंबर। ठीक है, देखिए पहला बात यह है कि इन्होंने एक ऐसे कण को चुनाव किया है जो कि टकरा कर कुछ ऑब्जर्वेशन दे सके। तो अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी से टकराएगी तो जो टकराने वाली बॉडी होगी उसका भारी होना जरूरी है। ठीक है, भारी होने पे ही पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशन क्या है, टकरा कर बॉडी कहाँ जा रही है। तो इसीलिए जो है प्रोटॉन से भी भारी कण उन्होंने चुना था, इसीलिए अल्फा कण का चुनाव किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारी कण, हैवी। ठीक है, तो 31 का आंसर होगा हैवी। अल्फा कण प्रकीर्णन से कौन से परिणाम निकले? क्या क्या परिणाम निकले? देखिए लिखा है, अधिकतर अल्फा कण सीधी निकल गए। हुआ ये था, आपको थोड़ा इसको डायग्राम से हल्का सा समझाने का कोशिश करते हैं। इस तरह का एक डायग्राम यूज किया गया था। मतलब हुआ ये था कि एक सिल्वर यहाँ पे गोल्ड फॉइल को इस तरह से रखा गया था और यहाँ से अल्फा कण को छोड़ा गया था। बहुत सारे अल्फा कण सीधे सीधे गुजर गए, कुछ कुछ अल्फा कण जो है ऐसे टकरा के इधर से निकल गए। ठीक है, और बहुत सारे अल्फा कणों में से कुछ ही अल्फा कण थे जो बिल्कुल अपने रास्ते पर गए और उसी रास्ते पर वापस आ गए। तो हमें 3 तरह का ऑब्जर्वेशन मिला। अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, बात सही है। कुछ अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हुए, बिल्कुल सही है। छोटा सा एंगल बनाते हुए टकरा गया, ठीक है, और वापस चला गया। एक कण वापस आ गया और एक कण था जो बिल्कुल सीधा गया और सीधा वापस आया, इसका मतलब वो पक्का नाभिक से जाकर के टकराया था। तो सारे के सारे पॉइंट जो है 32 नंबर में वो क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, नाभिक के त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से कितनी गुनी छोटी है? आप तो जान रहे हो परमाणु बड़ा है, नाभिक की तुलना में नाभिक तो और छोटा हो जाएगा। तो 33 नंबर का जो सही आंसर होगा वो नंबर ए होगा। ठीक है, 10⁵ टाइम्स जो होता है हमारा नाभिक और छोटा हो जाता है, 10⁵। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा 33 नंबर का। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, नाभिक किसे कहते हैं? नाभिक जो होता है परमाणु का धनावेशित केंद्र होता है, ऋणावेशित बाहरी भाग। ये याद रखेंगे, परमाणु का जो मिडिल में एकदम सेंटर पे धनावेशित केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन पे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या थी? ठीक है,
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी क्या थी? इलेक्ट्रॉन का स्थिर होना, इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, प्रोटॉन का अस्थिर होना, न्यूट्रॉन का अस्थिर होना। देखिए, रदरफोर्ड ने ये बात कही कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ठीक है, ये उन्होंने बताया कि कक्षों में घूम रहे होते हैं, लेकिन एक बात बोली कि वो एनर्जी निकालते रहते हैं। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज़्यादा रेडिएट करेगा, बाहर छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, मतलब घूमना बंद करेगा इलेक्ट्रॉन और धीरे धीरे प्लस की ओर आकर्षित होते होते एटम के न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर चला जाएगा और एटम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था और ऐसा होता भी नहीं था। तो यही बात है कि 35 नंबर में उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन का अस्थिर होना, ये इलेक्ट्रॉन वाला पॉइंट वो समझा नहीं पाए, ठीक है। तो जिससे पता चला कि इनके एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है अनस्टेबल है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अस्थिर होना ये सही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उनका जो है स्थिरता को वो साबित नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन स्थिर कैसे रहता है, और इलेक्ट्रॉन स्थिर होता ही है, एनर्जी तो निकलता है, बट एनर्जी निकलने के दौरान इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी कक्षा में जंप करता है, ठीक है। जब छोटी कक्षा में जाता है तो एनर्जी छोड़ता है, जब बड़ी कक्षा में जाता है तो एनर्जी गेन कर लेता है, जिसके कारण एटम कोलैप्स नहीं होता और न्यूक्लियस में जाता नहीं है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट चलेंगे 36 नंबर क्वेश्चन पे। नील बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यह कक्षें कैसी होती हैं? 36 नंबर बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन कक्षों में घूम रहा होता है, ये कक्ष कैसा होता है? हर कक्ष जो होता है डिस्क्रीट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सब कक्षों का अपना एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, ऊर्जा का एक लेवल होता है, ऊर्जा का स्तर होता है, ठीक है। तो 36 का सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगाता है उस कक्षा को क्या कहते हैं? उस कक्षा को हम कहते हैं ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। तो याद रखना है, जैसे जैसे कक्षा जो है बड़ा होता जाता है, एनर्जी लेवल जो है वो कम होता जाता है, जैसे जैसे कक्षा अंदर आता है एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो एनर्जी लेवल का अप एंड डाउन आपको नहीं जानना है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि कक्षा स्तर को हम बोलते क्या है? एनर्जी लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन परमाणु कहाँ स्थित होते हैं? न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में स्थित होता है, ये पहले भी बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा 39, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है? मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालना चाहते हैं किसी कक्षा में, मान लो के में निकालना चाहते हैं, एम में निकालना चाहते हैं, एन में, ओ में निकालना चाहते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम करेंगे फॉर्मूला 2n²। जैसे एन का निकालने खोजेंगे, एन चौथी नंबर पे आती है, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 32। मतलब कि एन नंबर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। 39 नंबर का आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे, इसका इंग्लिश में भी वही आंसर है। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? थोड़ी देर पहले ही बताया, पहले कक्ष में के जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है सिर्फ, और वो 2 इलेक्ट्रॉन उसकी पहली कक्षा में ही भर जाता है। तो याद रखेंगे, इसका जो बाह्यतम कक्ष है उसका पहला कक्ष ही बाह्यतम कक्ष हो जाता है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 41 का आंसर है बी नंबर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा को अष्टक कहा जाता है? जिस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अष्टक बोलते हैं। नेक्स्ट, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? देखिए, अंतिम कक्ष में अगर परमाणु को अष्टक चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अष्टक लेना है, मतलब 8 बनाना है, तब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अष्टक प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो देखिए, जनरली एक कॉन्सेप्ट को जब हम देखेंगे तो आपको दिख रहा है ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बाहरी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही मान लेते हैं, चलो हम ये मान लेते हैं बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अगर आप ध्यान से सोचो, अगर इस जगह पे अष्टक पूरा करना हो तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए काफ़ी अधिक एनर्जी चाहिए। इससे अच्छा ये होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, बाहर निकाल दे। तो याद रखेंगे, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इसका, इस सेल का एनर्जी लगभग 0 हो जाएगा,
और ऑटोमेटिकली उसका पिछले वाला सेल में कंसिडर होकर अष्टक पूरा हो जाएगा, पीछे वाला सेल से वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि अष्टक प्राप्त करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोग क्या किया, साझेदारी कर लिया 4-4 का, तो इसका भी 8 का काम चल गया, इसका भी 8 का काम चल गया, इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा सकता है। तो सभी का सभी जो है अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरे होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है। देखिए, अगर बाह्यतम कक्षा फुल रूप से भरा हो, जैसे मान लीजिए बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही आ गया, तो अब ये ना ही इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही किसी तरह का साझेदारी करेगा, तो इसकी संयोजकता होती है 0। अब कौन कौन से तत्व है जिसकी संयोजकता 0 होती है, ध्यान से सुन लो। हीलियम, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और पहली कक्षा में 2 होके ये स्टेबल हो जाता है। नियॉन, नियॉन को अगर हम देखेंगे तो नियॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, XE लिखा है। ठीक है, और रेडॉन, ये सारे के सारे जो है ये सब के सब का संयोजकता कितना होता है, 0। इसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस बोले जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट गैस या नोबल गैस। ठीक है, ये बोला जाता है, नोबल गैस हिंदी में भी बोला जाता है। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर 0। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्लोरीन की संयोजकता क्या होती है। किसी भी अगर तत्व की संयोजकता आपको निकालनी है तो पहले उसका आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए। फ्लोरीन जो होता है इसका परमाणु संख्या होता है 9। 9 प्रोटॉन मतलब 9 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब हम इसके इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, आपको पता है, तो हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचा, जिसे हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में रख देंगे। अब होगा क्या कि अगर इसको अष्टक बनाना है तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन एक और चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु की संख्या किसकी संख्या के समान होती है। परमाणु की संख्या जो होती है प्रोटॉन की समान होती है, न्यूट्रॉन की समान होती है, इलेक्ट्रॉन के समान होती है। देखिए, जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉन के समान मानी जाती है। ठीक है, तो ये होगा ए नंबर 46 का। नेक्स्ट 47, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को क्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसकी कुल संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये तो शुरू से ही आपको इस चैप्टर में बता दिया गया। नेक्स्ट, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, जो घेंगा रोग है उसके इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हो गया, बस रुको, इसको थोड़ा स्टॉप कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वीडियो नंबर अगला वीडियो में कवर करते हैं, है ना, ये साथ में ही आएगा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना आप पहले देख लीजिए, ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है।